हमने एक चीज़ आपको बताई थी स्टार्टिंग में, याद होगा कि फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स, याद है? हमेशा जोड़े में एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। कभी कोई अकेला फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, उसका जोड़ा जरूर मिलेगा आपको, वही उसका रिएक्शन पेयर बन जाएगा, एक्शन रिएक्शन वाला। ठीक है, जैसे आपने किसी को झापड़ मारा, मान लीजिए उसने पलट के नहीं मारा तो कहाँ है रिएक्शन? अरे उसी टाइम लगा होगा आपको। हाँ, एक्शन रिएक्शन पेयर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। एक्शन रिएक्शन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, और एक्शन रिएक्शन पेयर साइमल्टेनियसली लगते हैं। ये सब बता चुके हैं पहले, लेकिन अब आपके पास रिटर्न में आ गया। एक्शन रिएक्शन पेयर सेम नेचर के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आखिरी लाइन, क्योंकि अभी हम आगे कुछ बताने वाले हैं आपको, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम नेचर के होते हैं, मतलब ये कि अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो दूसरा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, तो कहलाएगा वो उसका पेयर है। अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दूसरा ग्रेविटेशन लग रहा है तो वो एक दूसरे के पेयर नहीं है, अपोजिट बराबर तो हो सकते हैं लेकिन पेयर नहीं बनेंगे वो। समझ में आई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पांचों पॉइंट्स ग्रेविटेशन की वजह से। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी, ये कहाँ से आया आपको पता है ना? फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ पे यहाँ हमने एक बॉक्स रख दिया, तो ये इसके ऊपर यहाँ पे mg ऐसे लग रहा होता है, ठीक है, लेकिन दो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स लग रहा है तो वो कौन सा होता है? ये आया कहाँ से, उसको समझाते हैं अभी। मान लीजिए अर्थ का मास है ये कैपिटल M, इसका मास ये स्मॉल m, तो ग्रेविटेशनल का जो फोर्स है वो क्या होता है? g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब r तो बहुत बहुत दूर है, ठीक है, देखा जाए तो r तो बहुत दूर है ना। हाँ, तो ये और ये तीनों क्या होते हैं? कांस्टेंट। इनकी अगर वैल्यू निकालो तो वो वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसी की वैल्यू निकल के आती है और जिसको हम बोलते हैं g। ठीक है, तो ये फिर क्या बन जाता है? F इज इक्वल टू mg। अरे g ये वाला m है, ये बॉडी वाला m है, तो ये g जो है वो कलेक्टिव वैल्यू है इन्हीं की, जी एम अपॉन आर स्क्वायर की। अब बात समझ में आई? तो ये g इन्हीं की वैल्यूज़ रखते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं तो इसके अप्रॉक्सीमेट आता है। ठीक, जिसको हम बॉडी वेट की तरह, इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख देते हैं और फिर उसको m से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो बॉडी का वेट आता है, मास नहीं वेट। ठीक, कि एक ऑब्जेक्ट, ये सबसे पहले कॉन्टैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्टैक्ट में होगा तो क्या होता है? होता क्या है, ये दोनों को आप देखिए मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं। हाँ, एटम, और बेसिकली एटम में क्या, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट बहुत करीब आ जाते हैं, दो ऑब्जेक्ट जब बहुत करीब आ जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑब्जेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन है, भाई इसके भी एटम उसके भी एटम, उसमें इलेक्ट्रॉन है, उनके अंदर रिपल्शन बढ़ जाता है। ठीक है, वो रिपल्शन मजबूर करता है इनको वापस जाने के लिए, तो वो रिपल्शन यही नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं। अब सोचो इलेक्ट्रॉन इसको कॉज कर रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो इलेक्ट्रॉन कॉज कर रहे हैं तो फोर्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुआ ना नेचर में। डीप डिग करके जाओगे तो ये फोर्स कौन सा है एक्चुअल में? हाँ, तो ये एक नई बात तुमको आज पता चलेगी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्चुअली में ओरिजिनेट हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से। तो इसको अगर आप क्लासीफाई करके किसी में डालेंगे, किसी बॉक्स में, तो किस में जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। क्लियर है? हाँ, अब मान लीजिए इस ब्लॉक पे एक नीचे एक mg फोर्स लग रहा है, सुनते जाओ बेटा, अभी रुको। हाँ, mg फोर्स लग रहा है। अब ये जो mg है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? अरे यस, कहाँ, ये तो ग्रेविटेशनल है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकते हैं? नहीं, पढ़ा था पीछे, सेम नेचर। क्लियर है? हालांकि ये बात हम आपको इससे पहले भी समझा चुके हैं, दूसरे शब्दों में समझा चुके हैं कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं उनको हमें निकालना होता है कि अगर इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, हाँ, तो वो उसका पेयर बनेगा ना भाई। ये टेबल भी इस पे भी तो नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी। मान लो ये इस पे N1 लगा रहे हैं, N2 लगा रही होगी, उसी सेम फोर्स से कैंसिल आउट कर देगी, तो ये दोनों एक दूसरे के पेयर हैं। ठीक है, ये इसका पेयर नहीं, इसका पेयर नीचे से होगा, कहीं लग रहा होगा अर्थ वाला जो इसको खींच रहा है। बात समझ में आई? तो एक तो आप इस तरह भी समझते हैं कि ऐसे पेयर नहीं, लेकिन अब आपको समझ में आया कि सेम नेचर के भी नहीं है ये। ऐसे भी समझा सकते हैं कि भाई नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों अलग अलग नेचर के फोर्सेस हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? तो एडजस्टिंग फोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है कि आप, हाँ, मतलब दोनों, हाँ बिल्कुल, आप किसी मेज पे कोई आपने 1 kg का बॉक्स रखा है, अब तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, 10 kg का रख दोगे नहीं, टेबल टूट जाएगी। ठीक है, वो एडजस्ट कर लेगा, सेल्फ एडजस्टिंग है।
ठीक है, वो भी उतना उधर से नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा नीचे से, ठीक है। हाँ ये है कि इनकी सबकी लिमिटेशंस होंगी, अब कुछ भी रख देंगे लाके तो नहीं होगा, ठीक है। किसी की लिमिटेशन हो सकता है 10 kg की हो, किसी की 100 kg की होगी, क्लियर है। दूसरा क्या, डायरेक्शन, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस। ये पता है नॉर्मल बोलते ही इसीलिए क्योंकि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। अब दो बातें समझ में आई, क्लियर हुआ, डायरेक्शन समझ में आई, ठीक है, और मैग्नीट्यूड समझ में आया, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, एडजस्ट करता चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ नॉर्मल रिएक्शन अगर आपको बनाना है तो कैसे बनेगा, हाँ अब देखिए ये मास m है, अरे यार रेड से ही लिख दिया हमने उस पर, ठीक है m है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इन दो जगहों पे कर रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। अब आप अगर डायरेक्शन बनाएंगे, अब आपसे पूछा जा रहा है मान लीजिए डायरेक्शन आप बनाते हैं तो नॉर्मल बनानी है, तो क्या वो सेंटर से जाएगी, हाँ सेंटर से इसलिए जाएगी क्योंकि हमको पता है कि जब कभी भी किसी सर्कुलर बॉडी पे नॉर्मल बनाया जाता है तो वो टेंजेंट से अगर आप बनाते हैं तो वो रेडियस ही होती है, ठीक है। तो ये फोर्स हमेशा ऐसे इधर जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा होगा, इधर से ही बनाएंगे तो ऐसे जा रहा होगा, तो उसके सेंटर से होकर जाना ही पड़ेगा उसको, अदरवाइज वो सर्कुलर बॉडी पे नॉर्मल हो ही नहीं सकता।